8वां चैप्टर जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। गिव इट अ ट्राई, रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ग्रॉस नेशनल इनकम्स GNI फ्रॉम 1960 टू 2016 इन मिलियन US$। देखिए यहाँ पर 3 देशों का ग्रॉस नेशनल इनकम दिए गए हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब देश का, पूरे देश का मिलकर जितना इनकम होता है उसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम एक वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर 1960 टू 2016 में इनकम्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का जो है वो ब्राजील का है, रेड कलर का जो है वो इंडिया का है, और ग्रीन कलर का जो है बार चार्ट्स वो है USA के। यहाँ पर मिलियन US$ में वैल्यूज है, ठीक है। और ये 20-20 साल के गैप से दिया गया है, 1960, 80, 2000, 2016। तो देखिए ये ऐसा दिया है। तो प्रश्न देखते हैं, Which country's national income was highest in 2016 and was it how much? कौन से देश का नेशनल इनकम सबसे अधिक था 2016 साल में और वो कितना था, ये पूछा गया है। तो देखिए कितना 2016 में ये ग्रीन बार सबसे ऊंचा है, ग्रीन यानी US है, अमेरिका। तो अमेरिका का जो है वो सबसे अधिक नेशनल इनकम था 2016 में, और वो था अप्रोक्सीमेटली, देखिए यहाँ पर 1900 और 1800 के बीच में है, और 1900 के पास है ज़्यादा वो। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 1850 के आसपास होगा, 1850, 1860 मिलियन US$, ठीक है। बाद में कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, विच कंट्री हैड अ हायर नेशनल इनकम इन 1980? 1980 में कौन से देश का ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा था? देखिए 1980 में ये ब्लू थोड़ा सा ऊपर है, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ब्लू वाला थोड़ा ऊंचा है कंपेयर टू रेड। तो देखिए मतलब ब्राज़ील का जो नेशनल इनकम है 1980 में वो अधिक था कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, विच कंट्री हैड अ हायर इनकम इन 2016? 2016 में देखिए यहाँ पर रेड वाला बार ऊपर है और ब्लू वाला बार नीचे है, यानी इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो अधिक है कंपेयर टू ब्राजील इन 2016। देखिए ये यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइए, पर कैपिटा इनकम और ग्रॉस नेशनल इनकम में फर्क होता है। यानी ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब हमारे देश के, पूरे देश का जो इनकम है एक साल का वो होता है, और जो पर कैपिटा इनकम होता है वो पर व्यक्ति आय, यानी पर पर्सन पर हेड कितना इनकम होता है वो होता है, उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो देखिए हमारा यहाँ पर 2016 में नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 135 करोड़ है नियरली। तो इसके कारण इनका टोटल इनकम कम है, लेकिन मेंबर्स, उनके पॉपुलेशन कम है, इसके वजह से जो है इनका पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम जो है वो हमसे ज़्यादा है, वो आगे पता चलेगा। Tell the difference between the GNP of Brazil and India in 2016. ब्राजील और इंडिया के ग्रॉस नेशनल इनकम के बीच में कितना फर्क था ये पूछा गया है। तो देखिए ये नियरली देखते हैं हम, देखिए ये जो रेड कलर का है इंडिया का वो 200 के थोड़ा ऊपर जा रहा है, और ये जो है 200 के थोड़ा नीचे है, यानी हम कह सकते हैं कि 10 to 20 मिलियन US$ का फर्क है दोनों में, ठीक है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर हर एक बारीक लाइन नहीं दी हुई है, ठीक है। 10 to 20 मिलियन US$ का फर्क है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कितना फर्क है ग्रॉस नेशनल इनकम में? देखिए ब्राजील और इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, और ये अमेरिका जो है US वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो देखिए ये इसकी जो वैल्यू है माइनस ये वैल्यू, उसका देखिए यहाँ पर है नियरली 1850,
ठीक है, 1850 1860 होगा ये, और ये है 210 होगा आसपास, ये 200। तो ये जो डिफरेंस आता है वो नियरली 1680 के 1680 90 के पास आता है। तो ये आंसर है, ठीक है, 1680 1680 और 90 इसके आसपास। ट्राई दिस, a table regarding the ownership of various sectors in both the countries is given. Like Brazil, fill the details regarding India and complete the table. भारत, देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स दिए गए हैं और वो कौन चलाता है, प्राइवेट लोग चलाती है, प्राइवेट कंपनियां, या सरकार चलाते हैं, उसके बारे में, ब्राजील के बारे में लिखा है। तो हमें ये जो सेक्टर्स भारत में कौन चलाता है ये पूछा गया है, तो आपको टिक करना है, आपको लिखना है वहां पर। देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है वो ब्राजील में प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ है, मतलब सरकारी बैंक्स भी होते हैं और प्राइवेट बैंक्स भी होती है। तो इंडिया में भी प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं और पब्लिक बैंक्स भी है, सरकारी बैंक भी है और प्राइवेट बैंक्स भी है, ठीक है। रेलवेज जो है ब्राजील में प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ है, दोनों चलाते हैं। भारत में जो है मेनली पब्लिक है, मेनली जो है सरकार चलाती है, लेकिन बाद में 2017 के बाद, मतलब आपका सिलेबस बनाने के बाद कुछ प्राइवेटाइजेशन और थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि लार्जली पब्लिक, लिटिल प्राइवेट। एयरवेज जो है ब्राजील में प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ चलाते हैं, प्राइवेट कंपनियां भी चलाती है और पब्लिक सरकारी कंपनी भी चलाती है। तो एयरवेज जो है इंडिया में भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस जो है वो सरकारी है और बाकी जो है वो प्राइवेट है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है ब्राजील में लार्जली पब्लिक है, ठीक है, और भारत में भी मोस्टली पब्लिक ही, मतलब सरकार ही प्रोड्यूस करती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ब्राजील में लार्जली पब्लिक है, यहां पर भी लार्जली पब्लिक है। हेल्थ जो है पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ इन ब्राजील, भारत में भी प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। एजुकेशन जो है ब्राजील में लार्जली पब्लिक, लिटिल प्राइवेट है। हमारे देश में प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ है। अगर आप स्कूल में जाते होंगे तो प्राइवेट स्कूल्स में भी जा सकते हैं और पब्लिक स्कूल्स में भी जा सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस तो ब्राजील में भी प्राइवेट और पब्लिक बोथ है, हमारा भारत में भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों है। जैसे BSNL सरकारी कंपनी है और बाकी की जो कंपनीज है वो प्राइवेट है, ठीक है। On the basis of the information about the ownership of various sectors in both the countries given in the table, can you infer about the type of these economies? देखिए यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट दोनों का मेल है। भारत में भी बहुत से सेक्टर्स में पब्लिक प्राइवेट दोनों का मेल है। तो इससे हम बता सकते हैं कि भारत में और ब्राजील में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब सब कुछ प्राइवेट होता है वहां पर, ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब सब कुछ पब्लिक होता है, सरकारी। तो ऐसा नहीं है, हमारे भारत में और ब्राजील में, दोनों देशों में पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मेल जोल है। तो इसके कारण हमारी इकोनॉमीज जो है वो मिक्स्ड है, ठीक है। Geographical explanation. An economy of a country depends on the economic activities carried out in the country. देश की अर्थव्यवस्था किन चीजों पर आधारित होती है? जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए जा रही है कंट्री में उसके ऊपर आधारित होती है। You have learned that there are 3 types of economic activities in an economy. चलिए, let us recall. Classify the following activities इन बाय टेकिंग इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। देखिए ये जो है एक्टिविटीज दी है यहाँ पर अलग अलग, वो पहचानना है हमें, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है ऑक्यूपेशन। तो चलिए देखते हैं। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये जो है एक तरह की सेवा है, सर्विस। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो होते हैं वो टर्शरी में आते हैं, तो ये टर्शरी है। उसके बाद बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस पर जो डिपेंडेंट होता है, नेचुरल रिसोर्सेस को कलेक्ट करना, उनको ये करना, उसको जो होता है वो मोस्टली प्राइमरी होता है, तो ये प्राइमरी है।
कॉयर एंड रोप मेकिंग, कॉयर मतलब एक तरह की रस्सी होती है, वो जो है प्राइमरी है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस रस्सियां किसे बनाई जाती है, तो जूट वगैरह से बनाई जाती है। जैगरी मेकिंग, तो जैगरी मेकिंग जो है वो एक तो गन्ने लगाए जाते हैं खेत में और उनका जूस निकालकर बाद में गुड़ बनाया जाता है। तो प्राइमरी में गन्ने लगाना ये हो गया और उस पर प्रोसेस करना ये सेकेंडरी हो गया। तो जैगरी मेकिंग जो है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। प्रोड्यूसिंग ब्लेड्स ऑफ प्लॉ, मतलब जो हल होता है नांगर, उसकी ब्लेड्स बनाना, ये जो है वो सेकेंडरी है। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो है एक तरह की सर्विस है। ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी। एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर, ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस पर आधारित है, उनको निकालना है, तो ये हो गया प्राइमरी। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोस्टली सेकेंडरी में आती है, तो सेकेंडरी। राइस प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन जो है वो खेती मतलब नेचुरल रिसोर्स यानी प्राइमरी है। टीचिंग, टीचिंग यानी जो है सर्विस है ये, तो ये टर्शरी है। ड्राइविंग बसेस, ये भी सर्विस है, तो ये हो गई टर्शरी। प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज, ये भी सर्विस है, तो ये हो गई टर्शरी। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया, in figure 8.2 the pie charts show the contribution of each sector in the respective countries GDP and the percentage of population engaged in various activities। यहाँ पर कुछ पाई चार्ट्स दिए गए हैं। पाई चार्ट्स यानी सर्कुलर ग्राफ होता है एक तरह का। रीड बोथ द पाई चार्ट्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर ब्राजील के 2 दिए हैं पाई चार्ट्स, इंडिया के 2 दिए हैं। एक है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, कौन सा सेक्टर, यानी देखिए प्राइमरी सेक्टर ब्लू कलर का है, ऑरेंज कलर का सेकेंडरी है और ग्रे कलर का जो है टर्शरी है। तो कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, मतलब देश का जो इनकम है उसमें से प्राइमरी सेक्टर कितना % कमाता है, सेकेंडरी सेक्टर कितना कमाता है और टर्शरी सेक्टर कितना कमाता है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, इंडिया और ब्राजील का। और ये जो है सेकंड पाई चार्ट जो है वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर्स, यानी कौन से सेक्टर में कितनी % पॉपुलेशन काम कर रही है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी देखते हैं तो 67% ग्रे कलर है, यानी टर्शरी। टर्शरी जो है सेक्टर ब्राजील में, टर्शरी सेक्टर से सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, इनकम होता है ब्राजील को। ठीक है, 67%, और इंडिया में 57% है वो। उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर्स, यानी कौन से कितने लोग जो है वो कौन से सेक्टर में काम करते हैं, ये यहां पर दिया गया है। देखिए जैसे ब्राजील में जो है 71% पॉपुलेशन जो है, ब्राजील की 71% पॉपुलेशन जो है वो टर्शरी सेक्टर में काम करती है। ठीक है, और इंडिया में जो है 26.9% पॉपुलेशन जो है वो टर्शरी सेक्टर्स में काम करती है। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, जितना जो जिस सेक्टर में काम करती है वो, और ये कितना इनकम हो रहा है किस सेक्टर से, वो दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Which country has a higher percentage of population engaged in primary activities? तो यहां पर यह पूछा गया है कौन से देश में ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज करती है। तो देखिए ब्राजील में जो है प्राइमरी यानी ब्लू कलर, तो ब्राजील की जो पॉपुलेशन है 10% पॉपुलेशन जो है 10% लोग ब्राजील के प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और इंडिया में जो है वही परसेंटेज है 48.8%, यानी इंडिया हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर ग्रेटर इन द जीडीपी? कौन से देश में जो है टर्शरी सेक्टर का जो है कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहां पर कंट्रीब्यूशन दिया गया है इनकम। तो देखिए ब्राजील में है टर्शरी का कंट्रीब्यूशन है 67% और इंडिया में है 57%। तो इसका आंसर है ब्राजील। इन ब्राजील
the contribution of tertiary sector is greater in the GDP. In which country is the share of secondary activities more in the GDP? कौन से देश में जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज का शेयर यानी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? तो देखते हैं, चलिए देखिए सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी है ऑरेंज कलर का, तो ब्राजील में है वो 27.5% और इंडिया में है 26%, तो इसका आंसर हो गया ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में सेकेंडरी एक्टिविटीज में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। कैन वी से दैट ब्राजील इज एन एग्रेरियन कंट्री इकोनॉमी लाइक इंडिया? गिव रीजंस। देखिए एग्रेरियन कंट्री मतलब जिसका मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती है, मतलब किसान ज्यादा है, वहां पर खेती ज्यादा लोग करते हैं। तो देखिए या एग्रीकल्चर यानी कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर। तो देखिए हम देखते हैं ब्राजील में ब्लू कलर का प्राइमरी सेक्टर है 10% पॉपुलेशन और इंडिया में है 48.8%, इतना है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, नो, we cannot say that Brazil is an agrarian country. India is an agrarian country, but Brazil is not an agrarian economy like India. ठीक है, इसका कारण ये है कि ब्राजील में सिर्फ 10% लोग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज यानी एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं। इंडिया में उसके उलट 48.8% है। ठीक है, तो इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Geographical explanation. In figure 8.1 we saw that India has a higher national income than Brazil. ब्राजील के कंपैरिजन में हमारा नेशनल इनकम जो है वो हमने ग्राफ में देखा वो ज्यादा है। ठीक है, ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड जायंट्स ऑफ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। देखिए ब्राजील में जो है हमने देखा हमसे 3 गुना ज्यादा उनका एरिया है, जमीन उनकी हमसे 3 गुना ज्यादा है, तो वहां पर नेचुरल रिसोर्सेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, माइनिंग करते हैं वहां पर लोग, एग्रीकल्चर का भी ज्यादा मतलब है स्कोप, और मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है दुनिया की इकोनॉमी में। और उनके यहाँ पर सर्विस सेक्टर जो है वो काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू इंडिया। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, दो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन इंडिया। धीरे धीरे हमारे भारत में भी एग्रीकल्चर से थोड़ा डिपेंडेंसी कम हो रही है और हम सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर पर हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी भी हम काफी हद तक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। लाइक द इंडियन इकोनॉमी, द ब्राजीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ब्राजील और इंडिया दोनों की इकोनॉमीज जो है वो मिक्स्ड है। बोथ द इंडियन एंड ब्राजीलियन इकोनॉमीज आर डेवलपिंग इकोनॉमीज। दोनों इकोनॉमीज जो है अर्थव्यवस्थाएं वो विकसनशील यानी डेवलपिंग है। देयर पर कैपिटा इनकम्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द यूएसए। देखिए अमेरिका के कंपैरिजन में हमारा पर कैपिटा इनकम ब्राजील का भी और इंडिया का भी, ब्राजील का तो हमसे थोड़ा बेहतर है, लेकिन इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी कम है, क्योंकि हमारा इनकम जो पूरे देश का ग्रॉस नेशनल इनकम है, अगर सोचिए समझिए, अगर 1 लाख रुपए एक फैमिली का, दो फैमिलीज का इनकम है 1-1 लाख रुपए। एक फैमिली में है, फैमिली ए में है 10 मेंबर्स और दूसरे फैमिली में है 2 मेंबर्स, तो इमेजिन कीजिए किसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी रहेगी। देखिए जिस फैमिली में 2 मेंबर्स होंगे उसका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी पर व्यक्ति के लिए पर कैपिटा इनकम जो है वो 50,000 रुपए होगा। उसके उलट जिस फैमिली में 10 मेंबर्स है यानी 10 मेंबर्स के लिए 1 लाख रुपए, यानी एक मेंबर के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए सिर्फ 10,000 रुपए अवेलेबल हो गए, तो पर कैपिटा इनकम इनका कम हो गया। इसी तरह ब्राजील का टोटल इनकम हमसे कम है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 19 करोड़ है और हमारे उनसे थोड़ा सा अधिक है जो टोटल इनकम है ग्रॉस नेशनल इनकम, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है उनसे कई गुना अधिक है, 135 करोड़। तो इसके कारण जो है वो हमारा पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम जो है वो कम हो जाता है और हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी कम हो जाती है।
It is interesting to note that though India has a higher national income as compared to Brazil, the per capita income of India is lower than Brazil. जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, उसके कारण पर पर्सन, पर व्यक्ति जो इनकम है वो कम हो जाता है. Can you think of a reason for the same? The reason is clear. Population of India is much more bigger than that of Brazil. Use the following table and make a polyline graph with the help of a computer. देखिए हमने पिछले चैप्टर में जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स चैप्टर में एक ग्राफ निकाला था जो अर्बनाइज पॉपुलेशन इन ब्राजील का, तो उसमें एक ही लाइन निकाली थी. तो इसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल लाइंस निकालनी है, अनेक. तो पॉली यानी अनेक, मल्टीपल, और लाइन यानी लाइंस. तो मल्टीपल लाइंस वाला ग्राफ निकालने को कहा गया है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. तो मैं आपको दिखा देता हूं वो ग्राफ कैसा है और समझा भी देता हूं. देखिए यहां पर टेबल दिया गया है पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1960 टू 2016 इन यूएस डॉलर्स. पर कैपिटा इनकम देखिए यहां पर कंट्री का नाम दिया है, यहां पर ब्राजील, इंडिया, यूएसए, और यहाँ पर ईयर्स दिए हैं 1960, 80, 2000, 2016. ब्राजील में 1960 का पर कैपिटा इनकम 240 यूएस डॉलर्स था. बाद में 2010 हो गया, बाद में 360 हो गया, 3060, 8840, ऐसे बढ़ता गया. इंडिया का जो है वो $90 था 1960 में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति इनकम, पर पर्सन इनकम. बाद में 1980 में $280 हो गया यूएस डॉलर्स, बाद में 2000 में $450 यूएस डॉलर्स, बाद में 2016 में $1680 यूएस डॉलर्स. यूएसए का 3250, ऐसा ये फॉलोइंग नंबर्स है. तो इसका ग्राफ कैसे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूं. देखिए यहां पर है ब्लू लाइन, 3 कलर के लाइंस दिए गए हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड. तो यहां पर ऐसा दिया है, देखिए इंडिया का डिनोट किया गया है, जो पर कैपिटा इनकम है वो ब्लू कलर की लाइन से दिखाया गया है. ब्राजील का जो है वो ग्रीन कलर की, और यूएसए का जो है वो रेड कलर की. देखिए यहां पर जो है वो ईयर्स लिखे हैं 1960, 1980, 2000 और 2016. एक्स एक्सिस पर ईयर्स है, और यहां पर जो है वो पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर्स दिया गया है. देखिए अभी जो है काफी गैप है यूएस, अमेरिका, ब्राजील और इंडिया के इनकम्स में. इंडिया का सिर्फ $90 जब था, तब जो है अमेरिका का जो पर कैपिटा इनकम था वो 3000 के आसपास था. तो ये काफी डिफरेंस हो जाता है. यहां पर इतना मतलब लंबी लाइन निकालनी पड़ेगी काफी, इसलिए मैंने क्या किया है, जो जंप्स जहां पर लगाए हैं वहां पर ऐसी डॉटेड लाइन निकाली है. यानी पहले तो हर 1 सेंटीमीटर पर मैंने 100 वाला गैप दिखाया है, यानी 100, 200, 300, 400, 500. उसके बाद जो है मतलब अपने कंफर्ट के लिए ज्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए वो ग्राफ, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2000 पर जंप लिया है, और उसमें जो बीच का जो है वो डॉटेड लाइन दिखाई है, यानी बीच में वो सारे नंबर्स कवर किए गए हैं, ऐसा इमेजिन किया गया है. बाद में फिर से डॉटेड लाइन है, और उसके बाद 3000 पर जंप है. उसके बाद फिर से डॉटेड लाइन, फिर 9000, फिर 15,000, 38,000, 56,000, ऐसे जंप्स लिए गए हैं. ठीक है, तो देखिए इंडिया का देखते हैं हम. आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं 1960 में इंडिया इज डिनोटेड बाय द ब्लू कलर्ड लाइन. तो 1960 में इंडिया का था $90 यूएस डॉलर्स. तो देखिए 100 से, यहां पर 100 है, तो 100 से थोड़ा सा नीचे लिया गया है वो पॉइंट. आप यहां पर लिख भी सकते हैं, ठीक है. और 90 यूएस डॉलर्स यहां पर वो पॉइंट लिया है. 1980 में जो था भारत का पर कैपिटा इनकम जो है वो 280 यूएस डॉलर्स था, यानी 200 और 300 के बीच में, 300 से थोड़ा सा नीचे, तो यहां पर आ गया. बाद में जो है इंडिया का 450 हो गया पर कैपिटा इनकम, यानी 500 और 400 के बीच में यहां पर. ठीक है, और उसके बाद 2016 में हो गया, थोड़ी सी जंप लगा ली है हमने, 1680. तो देखिए यहां पर 500 के बाद 2000 का पॉइंट लिया है, तो यहां बीच में आएगा
अंदाजे से हमने यहाँ पर लिया है। अभी देखिए ये जो लाइंस है ये 1960 और 80 उसके बाद 1980 और 2000 के बीच में ये लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस निकाली है, लेकिन यहाँ पर ये भी लाइन डॉटेड निकाली है क्योंकि यहाँ पर ये जो है जंप लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। और दूसरी जो बात है यहाँ पर आपको जो है टेक्स्ट बुक में कंप्यूटर की मदद से निकालने को बोला है, तो मतलब आपको ये पूछने जाने की संभावना काफी कम है। तो देखिए बस आप ये ध्यान में रखिए, ये जो है पहले कंटिन्यूअस लाइन है, बाद में जंप लिया है इसलिए ये डॉटेड लाइन है। उसी तरह ब्राजील का जो है वो ग्रीन कलर में दिखाया गया है। तो ब्राजील का क्या है अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं आप, 1960 में था $240, यानी यहां पर लिया है 200 और 300 के बीच में। बाद में है $2010 1980s में। तो 2010 मतलब 2000, देखिए मैंने ये जंप्स भी अपने कंफर्ट के अनुसार लिए हैं, जो रीडिंग्स दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में उसके आसपास वाला नंबर मैंने चुना है। ठीक है, तो 2010 नंबर दिया गया है ब्राजील का, इसलिए मैंने 2000 वाला मार्क लिया है। तो यहां पर 2000 के थोड़े से ऊपर और ये लाइन ज्वाइन कर दी। यहां पर सीन्स हमने जंप किया है इसलिए यहां तक कंटिन्यूअस लाइन है और बाद में जंप की हुई डॉटेड लाइन है। बाद में 2000 में है ब्राजील का इनकम $3060, यानी 3000 पर जंप लिया है और यहां पर थोड़ा सा ऊपर यानी ये लाइन ज्वाइन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है ब्राजील का 2016 में जो इनकम है पर कैपिटा इनकम वो है 8840, यानी 9000 का पॉइंट लिया है मैंने, मार्क किया है और उससे थोड़ा सा नीचे मैंने ये पॉइंट लिया है यानी 8840। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये लाइन ज्वाइन कर दी है, जहां पर जंप्स लिए है वहां पर ये लाइन डॉटेड ली है, जहां पर जंप नहीं है कंटिन्यूअस है वहां पर ये लाइन कंटिन्यूअस ली है। उसके बाद रेड कलर जो दिखाया गया है वो है यूएसए का पर कैपिटा इनकम। देखिए यूएस में पर कैपिटा इनकम 1960 में था 3250, तो देखिए 3000 के थोड़े ऊपर ये पॉइंट लिया है। ठीक है, बाद में 1980 में 14230, तो देखिए 15000 के थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट लिया है। ठीक है, फिर 2000 में 37470, यानी 38000 के थोड़ा सा नीचे ये रहा। और उसके बाद जो है 2016 में 56280, यानी ये 56,000 वाला पॉइंट रहा और उसके थोड़ा ऊपर ये लिया है पॉइंट। तो ये ऐसा डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया है रेड कलर के लाइन से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द ग्राफ। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The United States is a developed country. The population of this country is well educated. देखिए अमेरिका एक विकसित देश है और वहां की पॉपुलेशन बहुत सी, नियरली 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेल एजुकेटेड, अच्छी एजुकेशन है और वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेहतर है काफी। दिस कंट्री हैज द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पेटेंट्स यानी देखिए क्या होता है, जब कोई नया इन्वेंशन किया जाता है, किसी नई मशीन का या कोई नया इन्वेंशन किया जाता है किसी साइंटिस्ट द्वारा, तब वो उसी प्रिंसिपल के आधार पर, उसी मेथड से अगर कुछ वो मशीन बनानी है तो उसको मतलब दूसरे कंपनीज को भी अगर बनानी है वैसी मशीन, तो उस साइंटिस्ट को थोड़ा पैसा उसका परसेंटेज में देना पड़ता है। तो जब वो साइंटिस्ट वो अप्लाई करता है पेटेंट, तब उसका राइट हो जाता है वो, यानी वो जो मेथड है, वो जो इन्वेंशन है, वो उसकी ओनरशिप हो जाती है। तो उस इन्वेंशन की मदद से जो भी काम करना है, अगर दुनिया भर में कहीं पर भी काम करना है, तो उसका थोड़ा सा इनकम का मतलब थोड़ा सा जो कंपनीज को बनाना पड़ता है, उसका परसेंटेज थोड़ा सा उस साइंटिस्ट को देना पड़ता है। तो ये जो नियम है उसे बोलते हैं पेटेंट। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी काफी है वहां पर, पेटेंट्स भी कई सारे हैं उनके पास, क्योंकि उन्होंने कई सारे इन्वेंशंस किए हैं। इसके कारण नए नए इन्वेंशंस करने के कारण उनके पास पेटेंट्स भी ज्यादा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है उनके पास।
दिस कंट्री इज फार अहेड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम। ब्राजील और इंडिया के मुकाबले में देखिए यहां पर दिखाई देता है पर कैपिटा इनकम जो है वो अमेरिका का काफी अधिक है। इंडिया एंड ब्राजील आर डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो दोनों है ब्राजील और भारत, वो जो है विकसनशील यानी विकास होने वाले, जिनकी विकास अभी शुरू है, जो पूरी तरह विकसित नहीं हुए, डेवलप्ड नहीं हुए वो। These countries are progressing in the field of technological advancement, education and industry। ये जो देश है ब्राजील और इंडिया, वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। द नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्रीज इज लो। भारत का और ब्राजील का तो थोड़ा ठीक है, लेकिन भारत का काफी कम है per capita income. India's per capita income seems to be even lower as India's size is very large in terms of population. इंडिया की साइज पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा है कंपेयर टू ब्राजील एंड यूएसए। थिंक अबाउट इट, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस गिव्स अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। देखिए ये याद रखिए हमेशा, जैसे जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, जो एक क्वार्टरनरी भी है, नया सेक्टर आया है, क्वार्टरनरी सेक्टर में होता है रिसर्च सेक्टर, नए नए इन्वेंशंस करना। तो जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वार्टरनरी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे मतलब फिजिकल मेहनत का काम कम होता है और इंटेलेक्चुअल मेहनत बढ़ जाती है और इनकम भी काफी बढ़ जाता है। प्राइमरी में मेहनत ज्यादा होती है और इनकम कम होता है, सेकेंडरी में मेहनत थोड़ी कम, इनकम थोड़ा ज्यादा, टर्शरी में मेहनत और कम, इनकम और ज्यादा, और क्वार्टरनरी में सबसे कम, मतलब ब्रेन वाली मेहनत सबसे ज्यादा होती है लेकिन फिजिकल मेहनत कम होती है और इनकम सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए यहां पर पूछा गया है किस तरह के ऑक्यूपेशंस इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बूस्ट करते हैं यानी सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो याद रखिए टर्शरी और क्वार्टरनरी ऑक्यूपेशंस जो है वो सबसे ज्यादा बूस्ट करते हैं। अभी तो आपको क्वार्टरनरी के बारे में नहीं है इसमें, लेकिन टर्शरी यहां पर आंसर है। ठीक है, जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो स्पेस रिसर्च है, चंद्रयान, गगनयान वगैरह, ये जो है वो क्वार्टरनरी में आते हैं। ठीक है, मेक फ्रेंड्स विद मैप्स। Look at the map given in figure 8.3. The major primary occupations in Brazil are shown here. Discuss the following points and write your observations in the notebook. ये जो मैप दिया गया है ब्राजील का, जो फिगर 8.3 में, वो मैप देखकर हमें इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये मैप देखकर। ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है पहला प्रश्न, इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील इज कॉफी मेनली प्रोड्यूस। चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में ब्राजील के कॉफी ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए कॉफी का सिंबल देखते हैं हम यहाँ पर, कॉफी जो है वो ब्लू कलर के इस तरह के सिंबल से दिखाया गया है। तो देखिए कॉफी का सिंबल यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है साउथ और साउथ ईस्ट रीजन में। तो हम ये कह सकते हैं कि साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन में जो है वो कॉफी का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। ठीक है, साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन ऑफ ब्राजील। विच फूड क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन ब्राजील। कौन से फूड क्रॉप्स जो है वो ब्राजील में मेनली ग्रो किए जाते हैं, ये पूछा गया है। देखिए यहां पर अलग अलग जो है क्रॉप्स दिखाए गए हैं, कॉफी, राइस, कॉर्न, शुगर केन, कोको या ककाओ, रबर, बनाना, ऑरेंज, सोयाबीन। तो इसमें से जो है फूड क्रॉप्स कौन से है देखना है। सोयाबीन जो है वो कैश क्रॉप है एक तरह का। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज जो है फल है, वो फूड क्रॉप नहीं है। बनाना भी फ्रूट है, रबर नहीं है, कोको भी फूड नहीं है, शुगर केन भी फूड नहीं है, कॉर्न जो है वो फूड है, राइस जो है वो फूड है, कॉफी भी फूड नहीं है। तो राइस एंड कॉर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Can you relate the production of these crops with the climate there? जो भी क्रॉप्स वहां पर प्रोड्यूस होते हैं ब्राजील में, उनका क्लाइमेट से क्या रिलेशन है, ये पूछा गया है। देखिए ये जो सारे क्रॉप्स है, ये जो सारे क्रॉप्स है, राइस के लिए पानी काफी लगता है और थोड़ी गर्मी भी लगती है। ठीक है, शुगर केन के लिए काफी पानी लगता है, कोको प्लांट जो है उसके लिए गर्मी लगती है, रबर के लिए भी गर्मी लगती है। ठीक है, ऑरेंज के लिए भी काफी गर्मी लगती है, जैसे हमारे नागपुर में काफी ऑरेंजेस बनते हैं तो वहां पर
सिंस वहां पर काफी गर्मी होती है तो वहां पर ऑरेंजेस अच्छे होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये क्रॉप्स सारे ग्रो किए जाते हैं क्योंकि वहां पर इक्वेटोरियल फॉर क्लाइमेट है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बारिश भी काफ़ी होती है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर ये क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Where are the rubber plantations concentrated? रबर प्लांटेशंस कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है ये पूछा है। रबर का सिंबल है ये ब्लू कलर का स्क्वायर, देखिए यहां पर है मेनली। तो देखिए हम कह सकते हैं अमेज़न रिवर बेसिन और शिंगू रिवर बेसिन के पास, यानी वेस्टर्न एंड सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील या फिर अमेज़न रिवर बेसिन में जो है वो रबर प्लांट्स जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए कंप्लीट द टेबल। टाइप ऑफ क्रॉप्स, एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। फूड क्रॉप्स देखते हैं। देखिए फूड क्रॉप्स जैसे कि मैंने बताया राइस और कॉर्न ये है। राइस जो है ऐसा सिंबल है इसका, तो राइस कहां पर है, ये है यहां पर है। राइस देखिए पूरे कोस्टल रीजन में है, ठीक है, तो इसका लिख सकते हैं हम कोस्टल रीजन। देखिए इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं कि कोस्टल रीजन है या कुछ बोल सकते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड रीजन में है, ठीक है। तो अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत से आंसर्स करेक्ट होते हैं, ठीक है, मल्टीपल आंसर्स क्यों ना हो लेकिन करेक्ट होते हैं, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कोस्टल रीजन्स में जो है वो राइस ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉर्न जो है, देखिए कॉर्न ये है येलो कलर का कॉर्न, तो ये जो है सेंट्रल ब्राजील में है ज्यादा, देखिए यहां पर सेंट्रल ब्राजील, ठीक है। उसके बाद ये हो गए फूड क्रॉप्स। फिर पूछा है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आपने सीखा है पिछले सेंटेंस में, ठीक है। कैश क्रॉप्स कौन से हैं, देखिए कॉफी है, फिर उसके बाद शुगर केन है, फिर उसके बाद ककाओ या कोको, फिर उसके बाद रबर। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। कॉफी कहां पर है, ये देखिए अमेज़न रिवर बेसिन और कॉफी जो है वो साउथ ईस्ट और साउथ ब्राजील में है, ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ ब्राजील में। उसके बाद नेक्स्ट कैश क्रॉप है शुगर केन देखिए यहां पर है, तो मेनली जो है सेंट्रल ब्राजील में है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न ब्राजील, ठीक है। नॉर्थ एंड ईस्टर्न, ठीक है। नेक्स्ट कैश क्रॉप है ककाओ, तो वो देखते हैं, उसका सिंबल है इस तरह का, तो देखते हैं। देखिए यहां पर है, ये जो है साउथ ईस्टर्न, आपको डायरेक्शंस तो पता होंगी, मतलब ये जो है ईस्ट, ये जो है वेस्ट, ये जो है ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे वाली होती है साउथ, ठीक है। तो ये हो गई साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन में है जो ककाओ का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट कैश क्रॉप है रबर, तो ये रबर जो है कहां पर है मेनली, देखिए यहां पर है अमेज़न रिवर बेसिन, हमने पहले भी बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, देखिए फ्रूट्स कौन से बनाना, ऑरेंज, ठीक है, ये फ्रूट्स हो गए, ठीक है। तो बनानास कहां पर है, देखिए बनानास यहां पर है, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया कोस्टल रीजन, यानी नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न, इस रीजन्स में बनाना ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद ऑरेंजेस कहां पर है, देखिए यहां पर, मोस्टली सेंट्रल और साउथ ईस्टर्न ब्राजील में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एग्रीकल्चर। इन ब्राजील एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द
हाईलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज। देखिए कोस्टल रीजन्स में और हाईलैंड्स रीजन में जो लोग रहते हैं उनका मेनली बिजनेस है एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी मेक इट पॉसिबल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर क्लाइमेट जो है फेवरेबल है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ठीक है। और टोपोग्राफी यानी जमीन जो है, भूमि की रचना जो है वो भी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अच्छी है। राइस एंड मेज आर द मेन सीरियल क्रॉप्स। राइस एंड मेज, मेज यानी कॉर्न, तो ये मेन सीरियल क्रॉप्स है यानी फूड क्रॉप्स है, अनाज जिसे कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेज इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में मेज का प्रोडक्शन है, देखिए जैसे कि मैंने बताया। फिर कमर्शियल क्रॉप्स यानी कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, कोको, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। ये कैश क्रॉप्स भी काफी ग्रो किए जाते हैं। ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है ब्राजील द्वारा और सोयाबीन भी, तो इसके कारण ब्राजील को जो है कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये याद रखिए। द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफी आर मिनास गेराइस एंड साओ पाउलो। कॉफी ग्रो करने वाले मेन स्टेट्स जो है वो मिनास गेराइस और साओ पाउलो ये है, ये याद रखने नाम। Besides these crops, production of fruits like bananas, pineapples, oranges and other citrus fruits. Citrus fruits यानी साइट्रसी फैमिली के, साइट्रसी फैमिली में क्या क्या आता है, ऑरेंजेस आते हैं यानी संतरी आती है, मौसम्बी आती है, नींबू आते हैं, ठीक है। ये सारे साइट्रस के हैं, ये भी काफी ग्रो किए जाते हैं। कैटल, शीप एंड गोट्स आर ऑल्सो रियर्ड इन द सावाना ग्रासलैंड इन द साउथ। ये काफी जो है वो पशुधन भी काफी है, कैटल्स भी ग्रो किए जाते हैं, शीप, गोट्स वगैरह, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडियन नेटिव जो टाइप्स है काउस की, यानी गिर गाय वगैरह, ये जो हमारी रीजनल गाय है जो सिर्फ भारत में पाई जाती है, वो स्पेशली ब्राजील ने मंगाई थी 1-2 साल पहले, क्योंकि इंडियन काउस का जो है वो एक तो दूध काफी पौष्टिक होता है हमारे गाय का, जो बाकी गायों के, जर्सी वगैरह गायों के मुकाबले में काफी न्यूट्रिशियस होता है। कॉन्सिक्वेंटली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो जो है मांस और डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध के प्रोडक्ट्स भी काफी बनाए जाते हैं। माइनिंग, ऑब्जर्व द फिगर 8.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो है 8.3 देखकर हमें आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड रीजन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ब्राजील। जो है ब्राजील के प्रोडक्ट्स माइनिंग वाले यानी मेटल्स, मिनरल्स वगैरह, और वो कौन से रीजन्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं वो देखना है। अभी देखिए माइनिंग में क्या क्या आता है ब्राजील में। मैंगनीज आता है, बॉक्साइट आता है, आयरन ओर आता है और कोल आता है, ठीक है। बॉक्साइट यानी एक एल्यूमिनियम का ओर है जिससे एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसे प्यूरिफाई करके। तो चलिए मैंगनीज ऐसे सिंबल से दिखाया गया है, तो ढूंढते हैं चलिए मैंगनीज को। कहां पर है मैंगनीज? देखिए यहां पर है, ये रहा, यहां पर है। फिर तो ये जो है वो मेनली अमेजोन रिवर बेसिन में, ठीक है। अमेजोन रिवर बेसिन में जो है वो मैंगनीज पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट बॉक्साइट, ये ऐसे क्रॉस से दिखाया गया है। तो बॉक्साइट जो है वो देखिए यहां पर है, यहां पर है, ठीक है। ये जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, कोस्टल रीजन में, और इवन साउथ ईस्टर्न पार्ट में भी है, ठीक है। उसके बाद है आयरन ओर, ये ट्रायंगल शेप से दिखाया गया है। तो देखिए आयरन ओर कहाँ पर है? देखिए मेनली सेंट्रल ब्राजील में है आयरन ओर, जिससे आयरन पाया जाता है प्योरीफाई करके, और यहाँ पर भी है साउथ ईस्टर्न पार्ट में। फिर है कोल, कोल कहाँ पर पाया जाता है? देखिए ये ऐसा है सिंबल, देखिए यहाँ पर है सदर्न पार्ट में, ठीक है, सदर्न पार्ट में, साउथ। तो ऐसे आप टेबल बना सकते हैं। In which part of Brazil has mining activity not developed? What could be the reasons? देखिए किस रीजन में ब्राजील के माइनिंग एक्टिविटीज इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो देखिए ये जो है मेनली ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में, कोस्टल रीजन्स में। लेकिन जो इंटीरियर पार्ट है, जैसे कि हमने पॉपुलेशन चैप्टर में या फिर
ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर में पढ़ा, यहाँ पर लोग ही नहीं रहते तो यहाँ पर माइनिंग तो डेवलप होने का सवाल ही नहीं। यहाँ पर बहुत जंगल है, रहने की कठिनाइयाँ हैं, उसके कारण यहाँ पर जो है इंटीरियर ब्राज़ील में जो है अमेज़न रिवर बेसिन और अमेज़न जंगल्स में जो है वो वहाँ पर माइनिंग डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट ही नहीं है, काफ़ी घना जंगल है। ठीक है। कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वेयर हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑकर्ड। देखिए इंडस्ट्रीज कहाँ पर डेवलप हुई है ये पूछा है। मेनली जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं सारे कोस्टल रीजन्स में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Geographical explanation. The eastern part of Brazil is rich in various types of minerals like iron ore, manganese, nickel, copper, bauxite, tungsten, diamonds, etc. ये सारे मिनरल्स जो है वो ब्राजील में जो है ईस्टर्न पार्ट में मेनली पाए जाते हैं। ठीक है। Inaccessibility, lack of knowledge of potential reserves of resources, dense forests, etc. are the factors which have led to limitations in mining in the interior parts of the country. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, वहाँ पर पहुँचना ही कठिन है जंगलों में, वेस्टर्न पार्ट्स में, सेंट्रल पार्ट्स में ब्राज़ील के, और वहाँ पर नॉलेज ही नहीं है, कहाँ पहुँचा ही नहीं गया जा सका, तो वहाँ पर ये पता करना भी कठिन है कि कहाँ पर कितने मिनरल्स है ज़मीन के नीचे। ठीक है, कौन से रिजर्व्स है, कितने डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर, इसके कारण वहाँ पर जो है माइनिंग में काफ़ी मतलब इतना डेवलप नहीं हुआ वहाँ पर। नेवरदलेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द कंट्री माइनिंग वर्क हैज़ डेवलप्ड वेल इन द हाईलैंड रीजन। तो हाईलैंड रीजन में जो है वो माइनिंग जो है काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है।